नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि के मामले में सरकार और पुलिस की जबरदस्त किरकिरी होनी तय है। रिपोर्ट है कि जल्द ही पुलिस इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेगी। साफ तौर पर कहें तो पुलिस केस बंद करने की तैयारी में है। वह अभी तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर पाई है। दरअसल उसे चार्जशीट के लिए कोई आधार ही नहीं मिल रहा है। वह भी तब जब पूरे पुलिस महकमे से लेकर सरकार में शामिल लोगों तक ने दिशा रवि को अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बता दिया था। खालिस्तानियों से संबंध होने के आरोप लगाए थे और देश के लिए खतरा के तौर पर पेश किया गया था। पुलिस ने दिशा रवि को उस टूलकिट का हिस्सा बताया जिसके बारे में आरोप लगाया गया था कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा पूर्व नियोजित एक साजिश थी और जिसका मकसद भारत की संप्रभुता और सुरक्षा पर हमला करना था। उन पर राजद्रोह का भी मुकदमा किया गया था। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत का विरोध किया है। एनसीबी ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर कोर्ट से गुजारिश की है कि अभियुक्तों को किसी भी कीमत पर जमानत न दी जाए। एनसीबी ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी पर आरोप लगाया है कि वह इस केस से संबंधित गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। एनसीबी ने कहा कि आर्यन खान पिछले काफ़ी समय से विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वह विदेश भाग सकते हैं। इसलिए एनसीबी ने अदालत से आर्यन को जमानत न देने की अपील की। आर्यन खान के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आर्यन की ओर से मुकुल रोहतगी पेश हुए हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा कि आर्यन खान के पास से कुछ भी नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ और न ही आर्यन ने नशा किया हुआ था। रोहितगी ने कहा कि इसे ऐसे समझिए कि मैं वहां गया और मेरे पास से उनको कुछ नहीं मिला और मुझको गिरफ्तार कर लिया। व्हाट्सएप चैट को लेकर रोहितगी ने कहा कि इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ये इस मामले से पहले की चैट है। एनसीबी के फरार पंच किरण गोसावी और समीर वानखेड़े की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में समीर वानखेड़े कुर्सी पर बैठे हुए हैं और किरण गोसावी और मनीष दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें पोर्ट की बताई जा रही हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि किरण गोसावी और मनीष क्रूज ड्रग रेड में वहीं पूरी तरह मौजूद थे। इसके बाद समीर वानखेड़े के किरण गोसावी के साथ संबंधों पर फिर से सवाल उठ गए हैं। इससे पहले गवाह कह चुका है कि समीर वानखेड़े को वसूली के 8 करोड़ रुपए किरण गोसावी देने की बात कर रहा था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर एक और बड़ा आरोप लगाया। मलिक ने 4 पेज की चिट्ठी जारी करते हुए आरोप लगाया और पिछले 1 साल में एनसीबी के 26 ऐसे केसों का खुलासा किया जिनमें समीर वानखेड़े ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर कथित तौर पर वसूली की थी। इस चिट्ठी में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और तत्कालीन एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना का भी नाम है। बॉलीवुड के कलाकारों से भी वसूली की गई, इस बात का भी जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। नवाब मलिक का कहना है कि उन्हें ये चिट्ठी एनसीबी के एक कर्मचारी ने पोस्ट से भेजी है, जिसके बाद उन्होंने इस चिट्ठी को एनसीबी के डीजी को भी भेज दिया है, जिससे वह भी अपनी जांच में इस चिट्ठी को शामिल कर सकें। पाकिस्तान से भारत के मैच हारने के बाद भारत में एक वर्ग ने मोहम्मद शमी को निशाने पर लिया, जिसके बाद उनके समर्थन में सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, हरभजन सिंह, इरफान पठान के अलावा भी कई भारतीय क्रिकेटर उतरे। इसके साथ ही अब मोहम्मद शमी को लेकर पाकिस्तानी टीम के विकेटकीपर और मैच में शानदार पारी खेलने वाले मोहम्मद रिजवान ने भी ट्वीट किया। रिजवान ने कहा कि किसी खिलाड़ी को अपने देश और अपने लोगों के लिए जिस तरह के दबाव, संघर्ष और बलिदान से गुजरना पड़ता है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मोहम्मद शमी एक स्टार हैं और दरअसल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं। रिजवान ने कहा कि कृपया अपने स्टार्स का सम्मान करें। इस खेल के जरिए लोगों को साथ लाना चाहिए, ना कि उन्हें बांटना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत कश्मीर में 2 मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधन के छात्रों, वार्डन और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार श्रीनगर के सौरा में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और कर्णनगर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के छात्रावासों के छात्रों ने पाकिस्तान द्वारा भारत को 10 विकेट से हराने के बाद पटाखे फोड़े, नाचे और भारत विरोधी नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी छात्रों पर यूएपीए लगाने के मामले में कहा कि कश्मीरी युवाओं के साथ गृह मंत्री की मन की बात मेडिकल छात्रों के खिलाफ यूएपीए लगाने के साथ शुरू हुई।
महबूबा ने कहा, ये पता लगाने की कोशिश करने के बजाय कि शिक्षित युवा पाकिस्तान के साथ क्यों दिखना चाह रहे हैं, भारत सरकार बदले की कार्रवाई का सहारा ले रही है। इस तरह के कदम उन्हें और दूर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी की घटना के मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को कुछ अहम निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले के गवाहों को सुरक्षा दे और उनके बयान दर्ज करे। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें बीजेपी के 3 कार्यकर्ता और एक पत्रकार भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि गवाहों के बयान धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाएं। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से कहा कि इस मामले में जांच कर रही टीम को ज़्यादा से ज़्यादा गवाहों की पहचान करनी चाहिए। इसके अलावा फॉरेंसिक जांच को भी तेज किया जाना चाहिए, वरना अदालत लैब को जल्द रिपोर्ट देने का निर्देश देगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि 68 गवाहों में से 30 का बयान धारा 164 के तहत दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 23 चश्मदीद गवाह थे। साल्वे ने कहा कि इस बारे में विज्ञापन देकर कहा गया है कि लोग पुलिस के पास आकर सबूत दें। साल्वे ने यह भी कहा कि घटना के सभी 16 अभियुक्तों की भी पहचान कर ली गई है, लेकिन कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि मौके पर मौजूद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों में से पुलिस अभी तक केवल 23 चश्मदीदों की ही पहचान कर पाई है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले में हजारों लोग मौजूद थे और सभी स्थानीय थे। घटना के बाद इनमें से अधिकतर लोग जांच की मांग कर रहे थे, इसलिए लोगों की पहचान करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। धमकियों के बाद विज्ञापन वापस लेने की कतार में डाबर भी शामिल हो गया है। अब डाबर ने अपने करवा चौथ के विज्ञापन को वापस ले लिया है, जिसमें समलैंगिक जोड़े को करवा चौथ मनाते हुए दिखाया गया था। विज्ञापन में 2 महिलाएं एक दूसरे को छलनी से देख रही थीं, जिसके बाद इसका विरोध होने लगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर डाबर विज्ञापन वापस नहीं लेता है तो कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद डाबर ने विज्ञापन वापस लेते हुए कहा कि करवा चौथ का विज्ञापन सभी सोशल मीडिया हैंडल से हटा लिया गया है और अनजाने में लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और कांग्रेस नेताओं के बीच तनातनी के बीच फंसी पाकिस्तान की पत्रकार अरूसा आलम ने कहा कि वो पंजाब कांग्रेस के नेताओं से बेहद निराश हैं और कभी वापस भारत नहीं आएंगी। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह आहत हैं और उनका दिल टूटा है। पिछले हफ्ते पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा था कि आलम के कथित ISI कनेक्शन पर जांच की जाएगी, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया था और कहा था कि आलम भारत सरकार की उचित मंजूरी के बाद ही 16 साल से भारत आ रही हैं। इसी को लेकर अब कैप्टन की मित्र और पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे इतना नीचे गिर सकते हैं। वे कैप्टन को शर्मिंदा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सूडान में सेना के तख्तापलट के बाद इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद सेना की फायरिंग में 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 140 लोग घायल हो गए हैं। बता दें, सेना ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और सरकार के मंत्रियों नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दुनिया भर में इस तख्तापलट की निंदा की गई है। अमेरिका ने सूडान को मिलने वाली मदद $70 करोड़ की रोक दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।